welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, today we'll be discussing section 23 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956, which talks about amount or quantum of maintenance. So guys, as always, if you're new to my channel and if you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, let's get started with section 23, which is quantum of maintenance or amount of maintenance. Guys, as we always discuss, हमने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी डिस्कस किया था अंडर सेक्शंस 24 एंड 25 which deals with the concept of maintenance only, कि जो maintenance होती है it always depends upon gathering together of all the facts and circumstances of the case. हर एक केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस डिफरेंट होते हैं, हर एक केस में सिचुएशन डिफरेंट होती है. सो गाइस, देयर इज नो फिक्स्ड मैथमेटिकल क्राइटेरिया टू एसर्टेन द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस. कोई जैकेट फॉर्मूला रूल नहीं है, आपके पास स्ट्रिक्ट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसको अप्लाई करो और मेंटेनेंस निकल आएगी. नो, इट डिपेंड्स अपॉन द वेरिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ ईच न्यू केस अराइजिंग. सो वी कैन नॉट enlist any sole determinant factor on which amount or quantum of maintenance depends. राइट, हम बहुत सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे गाइज, लेकिन वो सारी लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है. बहुत सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस को कोर्ट देखती है और उनको मद्देनजर रखते हुए जुडिशियल माइंड अप्लाई करके कोर्ट्स डिटर्मिन करते हैं कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस क्या होगी. सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 यही कहते हैं कि इट शैल बी द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू एसर्टेन द क्वांटम और अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस. कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस देनी है नहीं देनी, और अगर देनी है तो कितनी देनी है, और वो ये चीज़ को डिसाइड करेंगे, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे. इस जुडिशियल माइंड से मतलब है कि जितने भी अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस वो देंगे या नहीं भी देंगे, इट विल बी बेस्ड ऑन साउंड रीजंस एंड साउंड जस्टिफिकेशन. अब गाइस, ये फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं. एज फार एज द पर्सन जिसने मेंटेनेंस देनी है, एज फार एज दैट पर्सन इज कंसर्न्ड, गाइस उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है. दीज थिंग्स आर नॉट न्यू टू यू, बट लेट्स जस्ट डिस्कस देम वेरी ब्रीफली. कि जो इंसान मेंटेनेंस देता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाता है, उसकी सोशल स्टैंडिंग को देखा जाता है, उस इंसान की इनकम को देखा जाता है, हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हिज प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी मतलब अगर उस इंसान के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, और उस प्रॉपर्टी से कोई इक्विशंस है, कोई प्रॉफिट होता है या नहीं होता, कोई वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की या नहीं, और अगर उससे कोई प्रॉफिट है तो कितना आता है, और वो इंसान के रिसोर्सेज क्या है कि वो कितना केपेबल है अपनी मेंटेनेंस निकाल देने के बाद सामने वाले को देने के लिए. बी इट हिज वाइफ, चिल्ड्रन, एज्ड पेरेंट्स, कोई भी इंसान हो सकता है जो उससे क्लेम करेगा मेंटेनेंस. एंड गाइज, एज फार एज डिपेंडेंट्स आर कंसर्न, जैसे हमने डिपेंडेंट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था सेक्शन 21 एंड 22 में, तो ये देखा जाता है कि एक डिसीज्ड के पास कितनी प्रॉपर्टी थी, उसकी क्या स्टेट थी जो उसके लीगल एयर्स ने इनहेरिट करी, उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू को देखते हुए फिर डिसाइड करेंगे कि डिपेंडेंट्स को कितनी मेंटेनेंस दी जाएगी. मोरोवर गाइस, बहुत बार होता है कि जो इंसान डिसीज्ड है, जो मर गया, उसकी बहुत सारे कर्जे थे उसके सर पे, तो पहले क्या होगा, उसकी डेट्स को पे ऑफ किया जाएगा. जो कर्जे उसने अपनी लाइफ टाइम में ले रखे थे, उन सारे डेट्स को पे ऑफ करने के बाद प्रॉपर्टी में जो बचा, जो उसके लीगल एयर्स ने इनहेरिट किया, उस बचे हुए प्रॉपर्टी में से किस इंसान को कितनी मेंटेनेंस दी जाएगी. एंड दैट विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स ऑल्सो, कि कितने लोग हैं जो उस पर डिपेंडेंट थे. तो उस हर एक चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट से देखती हैं कि एक इंसान को कितना दिया जाएगा. और गाइस, जो इंसान क्लेम करता है, जो क्लेमेंट होता है, क्लेमेंट्स में वाइफ भी आती है, चिल्ड्रन भी आते हैं, एज्ड एंड इन्फॉर्म पेरेंट्स भी आते हैं, अलॉन्ग विद डिपेंडेंट्स, ये सारे क्लेमेंट्स होते हैं जो क्लेम करते हैं मेंटेनेंस. इन सभी की भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ अर्निंग देखी जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं, जो एक्चुअल में उनका इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ अर्निंग है और जो प्रॉपर्टी है. राइट, क्या वो अपने आप को खुद मेंटेन कर सकते हैं या फिर वो जेन्युइनली किसी और पे डिपेंडेंट है अपनी मेंटेनेंस के लिए. उनका एक्चुअल एग्जिस्टेंट सोर्स ऑफ अर्निंग देखा जाता है, उनकी प्रॉपर्टी देखी जाएगी इफ़ एनी, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है उसको असर्टेन किया जाएगा, और अगर कोई एक्विजिशंस है, कोई प्रॉफिट आता है मे बी इन द फॉर्म ऑफ रेंट उस प्रॉपर्टी से, तो उसको देखा जाएगा. उस इंसान के रीजनेबल वांट्स को देखा जाएगा, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखा जाएगा. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर बहुत हाई है तो उस अकॉर्डिंग उस इंसान को मेंटेनेंस देनी होगी. राइट, बहुत ही मीगर मेंटेनेंस भी आप नहीं दे सकते. ऑलराइट, सो गाइस, दीज आर सर्टन फैक्टर्स विच आर टू बी कंसीडर्ड. कोई होल सोल डोमिनेंट फैक्टर नहीं है और ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है. सो गाइस, कहने का मतलब ये है कि होल सोल हर एक चीज़ डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट.
फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस आपके सामने क्या है उस चीज़ पे डिपेंड करेगा. इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्रिजम्पशन. कोर्ट्स कुछ भी प्रिज्यूम नहीं करेंगे. इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड नॉट ऑफ प्रिजम्पशन. आपके सामने जो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस हैं उसको देखते हुए कोर्ट्स अपने जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे और अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस बता देंगे. सो इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, नथिंग मोर देन दैट. Moreover, guys, the amount of maintenance which has been finally ascertained or fixed by the honorable courts of law via a decree may subsequently be altered also. There is no bar to any alteration or to any change subsequently in the amount or quantum of maintenance if any material change is there in the circumstance which is justifying that alteration. So कहने का मतलब है कि सेक्शन 25 स्पेसिफिकली इस चीज़ को बोलते हैं कि अगर कोर्ट की डिक्री के दौरान कोई भी अपने पास अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस फिक्स होती है, लेकिन सब्सिक्वेंट टू दैट फिक्सेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस अगर कोई भी मटेरियल चेंज इन सर्कमस्टेंस आता है. गाइस, मटेरियल चेंज का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज इन द सर्कमस्टेंस. फॉर एग्जांपल, जिस इंसान ने मेंटेनेंस देनी थी उसकी ऑल ऑफ अ सडन इनकम या बहुत ही ज़्यादा हो गई या बहुत ही कम हो गई. अब अगर तो उसकी इनकम बहुत ही ज़्यादा हो गई गाइस, तो क्या होगा कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस को उतना ही नहीं रखा जाएगा, उसको बढ़ा दिया जाएगा ताकि हर इंसान की वेलफेयर हो सके, जो क्लेमेंट है उसकी भी वेलफेयर हो सके. या फिर इन अ सिचुएशन फॉर एग्जांपल दैट पर्सन हैज़ मे बी लॉस्ट हिज जॉब और उसने अपनी जॉब चेंज कर ली और उसकी बहुत ही कम हो चुकी है इनकम. इन दैट सिचुएशन सो कोर्ट्स क्या करेंगे, अब वो कम इनकम में से कोर्ट कोशिश करेगा कि दो क्लेमेंट को भी मिल जाए और ये इंसान जिसकी इनकम है वो भी अपने आप को सस्टेन कर सके क्योंकि इनकम बहुत ज़्यादा मीगर हो चुकी है. सो दिस इज मटीरियल चेंज इन द सर्कमस्टेंस एंड दैट विल जस्टिफाई ऑल्ट्रेशन ऑफ द अमाउंट वंस फिक्स्ड. या फिर आप मान लो क्लेमेंट की डिमांड्स या वांट्स बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं. फॉर एग्जांपल, देयर इज वन चाइल्ड मोर बॉर्न टू अ पर्सन. अब अगर एक बच्चा ज़्यादा हो गया तो उसकी डिमांड्स भी ज़्यादा हो जाएंगी, तो क्लेमेंट की नीड्स बढ़ गई तो उसको डेफिनेटली मेंटेनेंस ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, पर हेड मेंटेनेंस उसको दोबारा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. तो दीज आर मटीरियल चेंजेस इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ अ केस. अगर ये बाद में सब्सिक्वेंट टू फिक्सेशन और फाइनलाइजेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस आती हैं, देन देयर इज नो बार टू चेंज दिस अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस. नाउ इट कैन ईदर बी एनहांस्ड और डिक्रीज्ड. वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है. आई होप गाइस आपको सेक्शन 23 के साथ सेक्शन 25 भी क्लियर हो चुका है. सो गाइस, आई विल बी कमिंग अप विद मेनी मोर सेक्शंस ऑन दिस एक्ट, द वंस विच आर लेफ्ट. So till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.